इन्वेस्ट करना चाहिए, आप क्या बोलेंगे? रियल एस्टेट इज़ द मोस्ट गोल्डन इन्वेस्टमेंट। दुबई में ऐसा क्या है, मतलब दुबई खुद एक ब्रांड बन गया आज के दौर में, इंडिया में ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है अभी? सबसे बड़ी बात आपको ये समझनी पड़ेगी कि इंडिया के अंदर बहुत ज़बरदस्त पोटेंशियल है और हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन हमारे कई हिस्टोरिकल रीजंस हैं कि हम अपनी कंट्री की जो प्रॉपर्टी सेल है वो किसी भी फॉरेन नेशनल के लिए नहीं खोलते। ईस्ट इंडिया कंपनी और बहुत ऐसे हिस्टोरिकल रीजंस हैं जिस वजह से हम केवल इंडियन रेजिडेंट्स, इंडियन सिटीजन्स एंड एनआरआईज को ही केवल प्रॉपर्टी अलाउ करते हैं खरीदने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू बियॉन्ड द ब्लूप्रिंट्स और मैं हूं आपके साथ सोनाली भदौरिया और आज मेरे स्पेशल गेस्ट हैं बीपीटीपी सेल्स हेड मिस्टर हरिंदर ढिल्लन। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। सर, आपके करियर की शुरुआत 1999 में हुई थी बैंकिंग से। उस दौर में कोई लड़का या लड़की बैंकिंग सेक्टर में होता था तो बहुत बड़ी बात होती थी, बहुत रिस्पेक्टेबल माना जाता था। उस दौर को आप कैसे डिफाइन करेंगे? वो दौर ऐसा था, एटीएम्स भी बड़े कम होते थे जो आज हमें हर गली में दिखते हैं। मोबाइल बैंकिंग किसी ने सोचा भी नहीं था। इंटरनेट तब नया नया ही आया था, तो इंटरनेट बैंकिंग होगी ये भी बहुत बड़ी मतलब कल्पना का विषय होता था। तो प्राइमरीली सारी ओल्ड स्कूल बैंकिंग होती थी, बट हाँ धीरे धीरे ये कॉन्सेप्ट्स एटीएम के आते। एटीएम लोगों को एक बार हम कार्ड दिया करते थे तो उनको समझ नहीं आता था कि उसको ऑपरेट कैसे करना है। तो एक पूरी जनरेशन चेंज हुई अपनी हैबिट्स के अंदर, बैंकिंग के अंदर। और फिर कॉन्सेप्ट आया 8 to 8 बैंकिंग का, सुबह 8 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक। बहुत पाथ ब्रेकिंग चीज़ें हुई, जैसे कि इंश्योरेंस की क्रॉस सेलिंग शुरू हुई बैंक के अंदर, गोल्ड कॉइन्स की सेलिंग शुरू हुई, फॉरेक्स की सेलिंग शुरू हुई। ये सब चीज़ें पहले क्या होती थी, एक नॉर्मल बैंकिंग का एक हिस्सा होती थी जिसको ज़्यादा इतना प्रमोट नहीं किया जाता था। फिर बैंक्स, बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर के बैंक्स आने शुरू हुए और उनका सारा प्रॉफिट बेस्ड ही था। ऑफ कोर्स एथिकल था बट प्रॉफिट बेस्ड था। तो ये सारी सर्विसेज के थ्रू प्लस ऑफ कोर्स डिपॉजिट्स के थ्रू आपके प्रॉफिट मार्जिन्स अच्छे खासे डेवलप होते थे। तो ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी की गई। फिर एनआरआई अकाउंट्स, एनआरआई डिपॉजिट्स के ऊपर बहुत सारा फोकस था। तो बहुत ज़बरदस्त लर्निंग एक्सपीरियंस था, क्योंकि बैंकिंग एक पूरा एक ह्यूमन नेचर की अंडरस्टैंडिंग भी होती है। राइट। क्योंकि किस तरीके से आपके कस्टमर्स फाइनेंसिस के ऊपर लगते हैं, फिर क्या क्या इसके अंदर कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, क्या क्या लीगल एस्पेक्ट्स होते हैं। तो बहुत बड़ी लर्निंग्स थी। और क्या ऑडिट होता है, क्योंकि आप एज अ बैंकर ना सिर्फ फाइनेंशियली बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं चीज़ों को, एक कस्टमर रिलेशनशिप बहुत अच्छी आपकी स्किल्स डेवलप होती हैं कस्टमर इंटरेक्शन के अंदर, और फिर से आपकी सेलिंग स्किल्स भी डेवलप होती हैं। तो अगर आपकी रिलेशनशिप्स अच्छी होती हैं अपने कस्टमर्स के साथ तो आपकी सेलिंग भी उतनी अच्छी होती है। हाँ, आपको प्रोडक्ट का नॉलेज होना ज़रूरी है। आप अपनी बैंक की जो पूरी ब्रांच है, या फिर अगर आप एक रीजन में हेड हैं तो कई ब्रांचेज हैं आपके पास, तो उनको कैसे लीड करते हैं, उनको कैसे मैनेज करते हैं, उनको कैसे अपने साथ लेके चलते हैं, ये सारी स्किल्स भी आपके डेवलप होती हैं। बट बेसिकली ग्राउंड लेवल पे आपको फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को हैंडल करना, कस्टमर्स को हैंडल करना, और किस किस ज़रिए से सेल्स की डेवलपमेंट हो, वो सारी भी आप कई ऐसी टेक्निक्स और कई इनोवेशंस को भी आप सीखते हैं। तो बहुत अच्छा दौर था। और अगर आप एक बैंक में काम कर लेते हैं काफ़ी वक्त, तो वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, बहुत अच्छी बुनियाद बन जाती है आपकी आने वाले करियर को भी एक अच्छी ग्रोथ देने के लिए। क्योंकि बैंकिंग के बाद आप कई सेक्टर्स के अंदर ऑटोमेटिकली बहुत अच्छा कर सकते हैं। अच्छा सर, जैसे आपने बताया कि वो दौर बहुत अच्छा था, आज के दौर में तो बहुत मीडियम्स है हमारे पास, बहुत कुछ है कि हम कहीं से भी एक्सेस हमें इन्फॉर्मेशन का बहुत इजीली हो जाता है। क्या उस दौर में, मतलब बैंकिंग के उस 1999 के दौर में या 2000 के दौर में कंपटीशन तब भी था बैंकिंग में? बहुत कंपटीशन था, तभी ये इनोवेशंस आई थी 8 to 8 बैंकिंग के लिए, क्योंकि बैंक 10 से 2 तक चलते थे या 10 से 3 तक। तो आईसीआईसीआई बैंक उस ज़माने में 8 to 8 बैंकिंग शुरू किया था, जिसमें हम लोग शिफ्ट सिस्टम में काम किया करते थे। अच्छा।
बहुत यूनिक चीज़ें थी। आप ये कल्पना करिए, रात के 7:30 बजे आप जाके अपना लॉकर ऑपरेट कर रहे हैं। तो ये आज शायद ये सब चीज़ें चेंज हो गई हैं, बट एक टाइम पीरियड था, शायद बैंक आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाया, बट कई ऐसी चीज़ें हुई उस दौर में कि बैंक के काउंटर से फॉरेन एक्सचेंज बड़ी एग्रेसिवली सेल हो रही है, फॉरेक्स कार्ड सेल हो रहे हैं, इंश्योरेंस पॉलिसीज, कार इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस सेल हो रही हैं, गोल्ड कॉइन सेल हो रहे हैं। अभी भी मैं सोचता हूँ कि जिन लोगों को हमने गोल्ड बेचा था 99 या 2000 में जिस रेट पे, और आज किस रेट पे वो 10 ग्राम की वो कॉइन्स हो गए हैं, तो बहुत बड़ा वैल्यू ऐड आप अपने कस्टमर को देते हैं ये सारे इन्वेस्टमेंट्स के जरिए। तो काफ़ी न्यू एज बैंकिंग तब डेवलप हो रही थी। अब ये सब चीज़ें तो आम हो गई हैं, पर उस ज़माने में इन सब चीज़ों की शुरुआत थी। सर, मार्केट में अपने आप को बनाए रखने के लिए अलग अलग बैंक्स किस तरह से कंपटीशन लेवल के पर किस तरह से टारगेट, मतलब एक तरह से एक दूसरे कम्पीट करते हैं, क्या ब्रांडिंग की उनकी स्ट्रैटेजी रहती है? बहुत कुछ रहता है। आप NRI सेक्टर को ही देख लीजिए, तो NRIs के लिए बहुत अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट लाते हैं जिससे NRIs बड़े कंफर्टेबल हो सकें आपके साथ बैंक करने के लिए। यंगस्टर्स के लिए उनकी सोच को समझना और उनके लिए एक अलग टाइप का प्रोडक्ट ले आना। फिर सीनियर सिटीजन्स के लिए कई ऐसी चीज़ें लाई गई जैसे कि बैंकिंग एट होम। तो आपके चेक डिपॉजिट, आपको ब्रांच आने की ज़रूरत नहीं है, आपके घर से ही हम पिकअप कर लेंगे। आपको ड्राफ्ट बनाना है तो आप वो अपनी स्लिप सबमिट कर दीजिए, घर पे ही हमारा लड़का आएगा और आपका ड्राफ्ट तैयार करके हम आपको घर पे डिलीवर कर देंगे। कई ऐसी चीज़ें थी। फिर बिजनेस अकाउंट्स के लिए कई ऐसी फैसिलिटीज़ लाई गई, क्रेडिट अकाउंट्स के लिए, टर्म लोन अकाउंट्स के लिए बहुत यूनिक फैसिलिटीज़ थी, बिल डिस्काउंटिंग की, बहुत कुछ। तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग ये सर्विसेज थी जो कि पहले लोग इन सब चीज़ों के लिए यूज्ड टू नहीं होते थे। और अब तो बैंक इतने प्रोएक्टिव होके आने शुरू हो गए थे और कंपटीशन के अंदर एक से एक बढ़ के सर्विस अपनी देनी शुरू हो गए थे। तो बहुत यूनिक किस्म की एक्टिविटीज़ थी अपने आप को दूसरे बैंक से आगे रखने के लिए। और फिर जोग्राफिकल स्प्रेड, तो कई छोटे छोटे शहर, कस्बे, वहाँ तक आप पहुँच रहे हैं जहाँ पे पहले सरकारी बैंक ही हुआ करते थे या सरकारी बैंक की भी कोई एक या दो ही शाखा होती थी। तो वहाँ पे आप एज अ प्राइवेट सेक्टर बैंक पहुँच के वो इतनी सारी चीज़ें देनी शुरू हो गए कि लोग ऑटोमेटिकली आपकी तरफ अट्रैक्ट हुए। सर, सबसे बड़ा आपकी लर्निंग में पूछना चाहूँ या सबसे अच्छा टाइम क्या रहेगा बैंकिंग में, आप बताना चाहें? नहीं, बैंकिंग जैसे मैंने आपको कहा, अगर आप एक्सपोज हो जाते हैं और अच्छे से काम करते हैं तो आप बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को भी डेवलप करते हैं। क्योंकि फाइनेंशियल नॉलेज बहुत अच्छी हो जाती है। क्योंकि बैंक में ना सिर्फ आप सेविंग्स अकाउंट या फिक्स्ड डिपॉजिट्स या करंट अकाउंट या टर्म लोन्स या ये सब कर रहे हैं, आप वहाँ पे बॉन्ड्स भी सेल कर रहे हैं, डिबेंचर्स की भी है, फिर आप म्यूचुअल फंड्स की भी सेल करते थे। तो लोगों के इन्वेस्टमेंट्स, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान उस ज़माने में शुरू हुए थे, SIPs, जो आज बहुत प्रोमिनेंट हो गए हैं। बहुत पुराने हैं ये। तो उस ज़माने, तो हाउ टू एक्चुअली गेट फाइनेंशियल, वेरी गुड फाइनेंशियल प्लानिंग फॉर योर कस्टमर्स। तो अपने ग्राहकों के लिए आप बहुत ही अच्छी प्लानिंग कैसे कर सकते हैं और उनको उनकी वेल्थ जनरेशन के अंदर और कैसे एड कर सकते हैं। करेक्ट। ये बहुत डीमैट के अकाउंट्स उस ज़माने में शुरू हो रहे थे। पहले डीमैट होता ही नहीं था। तो डीमैट के अकाउंट्स खुलने शुरू हुए, डीमैट के थ्रू फिर शेयर ट्रेडिंग शुरू हुई। ये सारी फैसिलिटेशन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के थ्रू हुई थी। फिर बाद में नेशनलाइज बैंक्स ने भी शुरू कर दिया। तो ये बहुत कुछ, बहुत पाथ ब्रेकिंग टाइम था वो, जब हम लोगों ने ये सब कुछ सीखा, इम्प्लीमेंट किया और बहुत अच्छा किया इन चीज़ों में। सर, आप एक बैंकर रह चुके हैं, तो आपसे ये ज़रूर पूछना चाहूँगी, ऑडियंस को अगर आप बताना चाहें कि किस में इन्वेस्ट करना चाहिए, आप क्या बोलेंगे? रियल एस्टेट इज़ द मोस्ट गोल्डन इन्वेस्टमेंट। इवन दो मैं बैंकर था, बट देखिए ये पर्सन टू पर्सन भी डिपेंड करता है। ये मैं अपना तजुर्बा और अपना एक व्यू पॉइंट कह रहा हूँ। राइट। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत ही रिवॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट होती है। क्योंकि ना सिर्फ आप एक कैपिटल एसेट क्रिएट करते हैं, वो एसेट की एप्रिसिएशन बहुत अच्छी होती है, स्पेशली इन अ ग्रोइंग इकोनॉमी लाइक इंडिया। हर जगह वो एसेट इतना नहीं देगा आपको। जिस दौर से इंडिया अभी गुजर रहा है और आने वाले समय में गुजरेगा, क्योंकि ये एक बहुत गोल्डन एज है इंडिया की। तो यहाँ पे हर वो चीज़ जो कि एक एसेट है वो प्राइसलेस है। तो आप आज भी, और दूसरा हमें ये भी देखना है, कई लोग ये सोच रहे थे कि रेट बढ़ गए,
अभी हमें ये बहुत ज़रूरी है समझना कि 2014 से लगभग 2021 तक एक बहुत लंबा 7 वर्ष का मंदी का दौर रहा है। तो अभी भी प्राइसेस, अगर आप एक्चुअली 2014 से 2025 का देखें, ये 11 साल, तो नॉमिनल रिटर्न आया है अभी भी रियल एस्टेट में। स्टिल इट इज़ अ वेरी गुड टाइम, क्योंकि आपकी इकोनॉमी अच्छी चल रही है, कंट्री के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स बहुत अच्छे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत बूस्ट लग रहा है। और जिस तरीके से आज रोड्स की डेवलपमेंट, रेलवेज़ की डेवलपमेंट, एयरपोर्ट्स की डेवलपमेंट ज़बरदस्त तरीके से हो रही है, जिस तरीके से इकोनॉमी इतनी स्ट्रॉन्ग वे के अंदर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जबकि पूरी दुनिया के अंदर श्रिंक हो रही हैं चीज़ें, यहाँ पे ग्रो हो रही है। तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि हम लोग इसको करेक्ट तरीके से समझ के अच्छे ग्रोथ कॉरिडोर्स के अंदर पैसे को इन्वेस्ट करें, और वहाँ पे निश्चित तौर पे अच्छी रिटर्न आएंगी। और रियल एस्टेट में आप रेंटल रिटर्न्स भी ले सकते हैं, राइट, एप्रिसिएशन तो होगा ही होगा, और ये एक बहुत ठोस एसेट कई जनरेशन्स के लिए भी आप पैदा करके जाते हैं, राइट। कई फायदे हैं रियल एस्टेट के। गोल्ड भी एक बहुत अच्छा एसेट क्लास है, रिटर्न दिए, ज़्यादातर सेफ रहता है, बट अभी कुछ टाइम से वॉलेटाइल है। इक्विटी अगेन वेरी हाई रिटर्न्स बट वेरी वॉलेटाइल। सो जैसे मैंने कहा, ये मेरा निजी ओपिनियन है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, जितना मैंने देखा है, जितना मैंने समझा है, रियल एस्टेट इज़ द बेस्ट एसेट क्लास। सो जैसे रियल एस्टेट की बात हो रही है, बैंकिंग से जब आप रियल एस्टेट में स्विच हुए, वो दौर जब था, तभी रियल एस्टेट को मेरे ख्याल से इतना अच्छा प्रोफेशन नहीं माना जाता था जितना कंपेयरिंग टू बैंकिंग। शायद आज भी होगा, इतना नहीं लगता मुझे, लेकिन रियल एस्टेट आज के टाइम में बूम कर रहा है। जब आपने स्विच किया था, वाज इट अ इजी डिसीजन फॉर यू? इट वाज नॉट अ वेरी इजी डिसीजन, बट मेरे साथ क्या था कि मैं उस ज़माने में भी बहुत पहले से, बहुत ही यंग एज से अपनी पर्सनल इन्वेस्टमेंट्स रियल एस्टेट में करता रहा। अच्छा। इवन बीइंग अ बैंकर। गुड़गांव उस टाइम पे आप इमेजिन कर सकते हैं, आज से 26 साल पहले सिर्फ शुरू ही हो रहा था। तो उस ज़माने में भी मैंने इन्वेस्टमेंट्स करी। अब उस ज़माने के अगर मैं रेट आपको बता दूंगा तो आप चौंक जाएंगे। तो वो 700 रुपये स्क्वायर फुट, 800 रुपये स्क्वायर फुट, वहाँ से इन्वेस्टमेंट्स करनी शुरू करी। प्राइम रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ अक्रॉस प्राइम एरियाज ऑफ गुड़गांव, लाइक गोल्फ कोर्स रोड एंड दिल्ली के अंदर इन्वेस्टमेंट्स करी, कमर्शियल के अंदर इन्वेस्टमेंट करी। तो हर तरीके का एसेट क्लास देखा, और वो ज़माने में भी बहुत अच्छी वेव चल रही थी 2006-2007 के अंदर। तो अच्छा रिटर्न पाया, एप्रिसिएशन भी अच्छी करी। आज वो प्रॉपर्टीज़ अभी तक बहुत स्ट्रॉन्ग रेंटल रिटर्न्स भी दे रही हैं। अच्छा। तो रियल एस्टेट हर दौर के अंदर अच्छा देता है आपको, बट आपके अंदर पेशेंस होनी चाहिए। राइट। तो अगर आप केवल रियल एस्टेट को आज लेके 6 महीने के बाद बेचने का देखते हैं, तो वो ना करें। आपको मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म रखना चाहिए, और आपको करेक्ट रिटर्न्स आएंगे। पैसा लगाना सिर्फ नहीं, सही समय पे पैसा लगाना बहुत ज़रूरी है। सही समय पे पैसा लगाना, और उसको काफ़ी टाइम तक रखना। क्योंकि रियल एस्टेट में कुछ एरियाज जो हैं इमीडिएट रिटर्न दे देते हैं, कुछ एरियाज थोड़ा रुक के रिटर्न देते हैं, और कई एरियाज में एप्रिसिएशन एकदम जंप मार के आती है। तो यू हैव टू बी लिटिल पेशेंट। हर वो बाय डिफ़ॉल्ट रिटर्न्स आएंगे, अनलेस एंड अनटिल कंट्री कोलैप्स हो जाए, इकोनॉमी की बहुत बुरी हालत हो जाए, तो वो भगवान की दया से हिंदुस्तान एक बहुत अच्छे पाथ पे है, ऐसा होगा नहीं। और बाकी एसेट क्लासेस से मच बेटर रहेगा रियल एस्टेट। सो बैंकिंग और रियल एस्टेट में कितना फ़र्क देखते हैं ब्रांडिंग के पर्पस से? रियल एस्टेट जिस दौर में मैंने ज्वाइन किया था, इतना ऑर्गेनाइज नहीं था। हाँ, लेकिन अब बहुत ऑर्गेनाइज्ड हो गया है, बहुत तब्दीलियाँ आई हैं, बहुत अच्छे डेवलपर्स तब भी थे, आज भी हैं, बहुत अच्छे लोग तब भी थे और आज भी हैं। हमारा जो सिस्टम्स एंड प्रोसीजर्स थे सभी कंपनियों के, उस दौर में और आज में बहुत तब्दीली आ गई है। गवर्नमेंट का जो रेगुलेशंस थी बहुत चेंज हुई हैं, अच्छे के लिए चेंज हुई हैं। उससे क्या हुआ है कि कस्टमर का कॉन्फिडेंस, एंड यूज़र का कॉन्फिडेंस, एनआरआईज का कॉन्फिडेंस, हर एक आदमी का कॉन्फिडेंस इंडियन रियल एस्टेट के ऊपर बहुत शूट अप हुआ है। तो आज के दौर के अंदर ये सब चीज़ें जो जितनी भी हुई हैं पिछले कई सालों में, इसका एक बहुत पॉजिटिव इन्फ्लुएंस है। तो रियल एस्टेट मैच्योर भी हो गया इंडिया के अंदर, इंडियन कंज्यूमर भी मैच्योर हुआ है, प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हो गए हैं। तो हर चीज़ बहुत अच्छे तरीके से इवॉल्व हुई है। आज जिन चीज़ों को हम लग्जरी मानते हैं, जो चीज़ें हम लग्जरी माना करते थे आज से 5 साल पहले, आज बेसिक भी नहीं है।
तो अब हम लग्जरी, अब हम लाइफस्टाइल की तरफ आ रहे हैं, क्लब्स की तरफ आ रहे हैं, अच्छे लिविंग स्पेसेस की तरफ आ रहे हैं, स्पेसिफिकेशंस बहुत हाई एंड हो गई हैं। ये कभी सोचा भी नहीं था आज से 10 साल पहले कि इतनी तब्दीली आ जाएगी, बट आज वो हुआ है क्योंकि हम लोग ग्लोबली बहुत ट्रैवल कर चुके हैं। तो इंडियन कंज्यूमर जो है वो एक्सपोज हो चुका है बहुत चीज़ों के लिए, ना सिर्फ इंडिया के बीच में, बट वो बहुत वेल ट्रैवल्ड है। तो उनको दुनिया का बहुत अंदाज़ा है कि दुनिया के जो विकसित देश हैं, डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उसमें कैसा रियल एस्टेट चलता है, राइट, और क्या क्या चीज़ें दी जाती है, और कंज्यूमर क्या क्या एक्सपेक्ट करता है। तो उस बहुत चीज़ों से बहुत एवोल्यूशन हुई है चीज़ों की, और गवर्नमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग मेजर्स लेके आई है जिससे कंज्यूमर के इंटरेस्ट प्रोटेक्टेड है, प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे डिलीवर हो रहे हैं। और आज केवल वही डेवलपर मार्केट में रह गए हैं मेरी समझ से जिनकी नीयत और कैपेसिटी दोनों ही अच्छी है। तो इसी वजह से ये गोल्डन पीरियड चल रहा है रियल एस्टेट। राइट सर, आपने बैंकिंग के बाद रहीजा के साथ काम किया था, उनकी ब्रांडिंग स्ट्रैटेजी की बात करूं, उनके मैसेज की बात करूं, क्या विजन रहता था? सो विजन बहुत स्ट्रॉन्ग था, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स थे और जो डिलीवर भी हुए अच्छे। गुड़गांव का जो मास्टर प्लान उस टाइम पे आया था 2007 में, वन ऑफ द फर्स्ट थे जिनमें प्रोजेक्ट्स आए थे। और द्वारका एक्सप्रेसवे तब विजन था, अच्छा, पेपर पे था, बट डिलीवर नहीं हुआ था। तो कई प्रोजेक्ट्स द्वारका एक्सप्रेसवे पे आए थे, कई प्रोजेक्ट्स सोना रोड पे आए थे, कई प्रोजेक्ट्स न्यू गुड़गांव में आए थे। तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लॉन्च हुए और विजन ये था कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी एथिकल वैल्यूज़ के ऊपर और कई पाथ ब्रेकिंग डेवलपमेंट्स के साथ, वेदर इट इज़ टाउनशिप्स, वेदर इट इज़ ग्रुप हाउसिंग, वेदर इट इज़ रिटेल, कमर्शियल, वो सारा डेवलप करके और एक स्ट्रॉन्ग कंज्यूमर बेस क्रिएट करने का। सर, कैसे अपने एक प्रोजेक्ट को दूसरे प्रोजेक्ट से एक कंपनी अलग डिफरेंशिएट करती है? तो देखिए, हर प्रोडक्ट अलग कंज्यूमर के लिए होता है। तो कुछ प्रोडक्ट्स सुपर लग्जरी होते हैं जिनमें एक प्राइस पॉइंट बियॉन्ड जाता है, उनकी लोकेशन अलग हो सकती है, जिस सेक्टर के अंदर वो हैं उस सेक्टर की प्राइसिंग अलग हो सकती है। तो एक प्रोडक्ट जो लेट्स से सेंट्रल दिल्ली के लिए डेवलप हुआ है, वो नॉट नेसेसरीली नोएडा में भी चलेगा या नॉट नेसेसरी गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड गुड़गांव के ऊपर चलेगा। हर मार्केट की एक सेपरेट रिक्वायरमेंट है, सब सेपरेट एक्सपेक्टेशन है, सेपरेट क्लाइंट बेस भी है। तो आपको उसको ध्यान में रखते हुए चीज़ें लानी पड़ेंगी। करेक्ट। सर, रहेजा उस टाइम पे जब आप थे, तब से आज में कितना आप चेंज देखते हैं? रहेजा डेवलपर्स बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी रही है और बहुत अच्छी विजन रही है मैनेजमेंट की। मिस्टर नवीन रहेजा, मिस्टर नयन रहेजा बहुत ही सीजनड रियल एस्टेट डेवलपर्स हैं और बहुत स्ट्रांगली कंपनी को ग्रो किया है। अप्स एंड डाउन्स आती हैं हर कंपनी में, कई कारण होते हैं उसके, और कई बार आप अपने उस जितनी भी जर्नी होती है उससे आप सीखते हैं और बाउंस बैक करते हैं। तो आई थिंक आज वो कंपनी अच्छी चल रही है, डिलीवरी दे रही है, नए प्रोजेक्ट्स ला रही है, कंस्ट्रक्शन कर रही है, वैल्यू ऐड कर रही है, तो इट्स वेरी पॉजिटिव। राइट सर, एक एग्जांपल के तौर पे आप सेल्स हेड हैं, कभी ऐसा होता है कि अगर सपोज रहेजा हो या कोई भी एक्स ब्रांड हो, आप वहाँ काम कर रहे हैं और कुछ वक्त तक सेल्स नहीं हुई है, वो कितना इफेक्ट करती है एज अ इन पर्सन टू यू और बिजनेस को? बहुत ज़रूरी होता है कि आप सेल्स कंटिन्यू करें, और अगर आपको लग रहा है कि सेल्स इम्पैक्ट हो रही हैं तो मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करके उसके सोल्यूशन ढूंढने होते हैं, प्रोडक्ट के अंदर चेंजेस करने होते हैं, मार्केट के हिसाब से चलना होता है। हाँ, आप अगर एक अच्छा प्रोडक्ट एक अच्छी जगह, एक अच्छी लोकेशन पे, अच्छी प्लानिंग के साथ, अच्छी डिज़ाइन के साथ ला रहे हैं, स्पेसिफिकेशंस अच्छी हैं, ब्रांड अच्छा है आपका, निश्चित तौर पे प्रोडक्ट बिकेगा। हाँ, उसमें फिर कई आपको चीज़ें देखनी पड़ती हैं, कस्टमर का ध्यान रखते हुए पेमेंट प्लान अच्छा है या नहीं है, क्या मैं सही साइज़ लाया हूँ इस मार्केट के हिसाब से। तो अगर मैं 5 बेडरूम सोच रहा हूँ लेकिन कस्टमर की पॉकेट सिर्फ 3 बेडरूम या 2 बेडरूम ही अलाउ करती है, तो क्या मेरा मिसमैच तो नहीं है। कई चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ती हैं, और प्राइस आपको ध्यान रखना है कि मार्केट का क्या रेट है, आप मार्केट से प्रीमियम ले रहे हैं प्रोडक्ट के अंदर, तो कितना आपको रेट बढ़ाना चाहिए, क्या प्लान लाना चाहिए, क्या फीचर्स होने चाहिए, लोकेशन क्या है वीज़ा वी द जनरल सराउंडिंग्स। तो वो बहुत सारी चीज़ों को डीप अंडरस्टैंडिंग
और आपकी कंपनी बाकियों के मुकाबले में कहाँ स्टैंड करती है। बहुत सारे ये कारण हो जाते हैं जो डिसाइड करते हैं कि आपने क्या करना है। तो ब्रांडिंग कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट है। ब्रांडिंग कई चीज़ों से है, केवल एडवर्टाइजिंग से ब्रांड नहीं बनता। आई थिंक सबसे बड़ी ब्रांडिंग ये होती है आज के दौर में। कंज्यूमर सिर्फ एक न्यूज़पेपर ऐड या एक कंटिन्यूस ब्रांडिंग हर जगह पे देखने के बाद डिसीजन नहीं लेता। वो ये देखता है कि आपका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, आपने क्या काम किया, आपके क्या कमिटमेंट्स थी, क्या आप एक ऐसे डेवलपर हैं जिन्होंने कमिटमेंट्स पूरी करी, डिलीवरीज अच्छी दी, क्वालिटी अच्छी दी, और किस लेवल का कस्टमर एक्सपीरियंस दिया। तो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स जो रह रहे हैं आपके कॉम्प्लेक्सेस में, हाउसिंग्स में, इवन कमर्शियल डेवलपमेंट्स में, हाउ सेटिस्फाइड आर दे, क्या उनको अच्छी रिटर्न मिली, क्या उनको एक अच्छी लाइफस्टाइल और लिविंग मिली, बहुत ज़रूरी है। आई थिंक सबसे बड़ी ब्रांडिंग ये है। राइट। बाकी जो हम ब्रांडिंग नॉर्मल कोर्स में सोचते हैं और कहते हैं, वो बहुत शॉर्ट टर्म बेनिफिट दे सकती है, आजकल तो वो भी नहीं देती। करेक्ट। आजकल कस्टमर इतना इवॉल्व हो चुका है कि वो ये सारी चमक दमक को एक तरफ रख के पहले बड़े कोर एरिया पे आता है कि आप एक्चुअली क्या हैं, राइट। आपने एक्चुअली क्या काम किया है, क्या डिलीवरी दी है, कितना आप कमिटमेंट की तरफ फेयर रहते हैं। एवरीवन इज एंटाइटल्ड टू मेक प्रॉफिट। देखिए, हम और आप अगर हैं कहीं पे भी, किसी भी इंडस्ट्री में, वी आर देयर फॉर आवर प्रॉफिट ओनली, बट हैव वी बीन फेयर टू द कस्टमर, हैव वी बीन फेयर टू आवर वेंडर्स, हैव वी टेकन पीपल अलोंग विद अस। बहुत ज़रूरी है। और आज की डेट में केवल वही डेवलपर चल पाएंगे जिनका ब्रांड इस तरीके से मजबूत हुआ, ये सब चीज़ें करने के बाद। राइट सर, इसका बहुत अच्छा एग्जांपल डीएलएफ होगा मुझे लगता है। वो लीडर कहलाता है, मतलब उसका पिछला अगर हम देख लें तो भी बहुत स्ट्रांग है, इवन उनकी ब्रांडिंग भी बहुत स्ट्रांग है। लेकिन सर अगर वो लीडर है, उसको ज़रूरत क्यों है? आज भी ब्रांडिंग करता है, जगह जगह डीएलएफ के पोस्टर्स और डीएलएफ इज ब्रांडिंग। देखिए, बेसिक ब्रांडिंग आपको करते रहनी चाहिए, क्योंकि यू स्टे टॉप ऑफ द माइंड, तो रिकॉल रहता है। अच्छा, और काफ़ी और भी चीज़ें हो जाती हैं, क्योंकि आपके हर 7-8-10 साल के अंदर एक जनरेशन बदलती है। तो वो जनरेशन को भी आपकी हिस्ट्री बतानी उस ब्रांडिंग के जरिए होती है। बट वो फिर बिकॉज सोशल मीडिया है आजकल, यूट्यूब है आजकल, बहुत सारी डिटेल्स हैं जो कि मिल जाती हैं, तो इवन यंगर जनरेशन को ये पता रहता है कि 20 साल पहले क्या किया, या 10 साल पहले आपने क्या किया, या क्या बैकग्राउंड रहा, क्या चीज़ें रही, क्या अच्छा रहा, क्या बुरा रहा, आज कैसा है। तो ये आज आपको रेलेवेंट रहना है। अगर आप 30 साल पहले अच्छा कर रहे थे, तो आज की जनरेशन के लिए भी रेलेवेंस है उस चीज़ का, प्रोवाइडेड यू हैव डन वेल इन ऑल दीज ईयर्स। तो आपके पास एक बहुत बड़ा दायरा है, क्योंकि आज आपके पास एक 25 साल का भी जो नौजवान है, वो भी एक्सपेक्टेशन रखता है कि मैं अपना एक पहला मकान खरीदूंगा, और जो 55-60 साल के हैं वो भी हैं उसी। तो यू हैव टू केटर टू एवरीवन's टेस्ट्स, एक्सपेक्टेशंस। तो यू हैव टू कैरी पीपल, यू हैव टू अपील टू एवरीवन एंड स्टिल गो ऑन। सर आपने तो डीएलएफ के साथ काम किया, क्या एक ऐसी चीज़ है डीएलएफ में कि वो आज भी उतना ही स्ट्रांग खड़ा है? गुड़गांव तब बैरन लैंड था, तब डीएलएफ ने शुरुआत करी थी, और आज भी वो मजबूत है। क्यों लीडर है, क्यों पायनियर बना हुआ है? आई थिंक विजन था एक पूरे का पूरा शहर डेवलप करने का, बहुत बड़ा ब्रॉड बेस्ड अपील थी। और जिस तरीके से टाउन प्लानिंग करी उन्होंने, और जिस तरीके से उन्होंने वो पूरा इकोसिस्टम क्रिएट किया, कॉरपोरेट्स को भी लाने का, साइबर सिटी पूरी क्रिएट करी। एक्चुअली आईटी इंडस्ट्री को इतना बड़ा बूस्ट देने के पीछे गुड़गांव में बहुत बड़ा हाथ डीएलएफ का है। तो पूरी वो साइबर सिटी क्रिएट की। उस साइबर सिटी क्रिएट करने से इतनी एमएनसीज के साथ आपने वो लिंक्स रखे जिनको आप लाए। तो ये देश के लिए बहुत बड़ा आपने विकास का कार्य खुद किया एक कंपनी ने। तो जैसे ही आप वो लाए, उनके सीईओज, उनके सीनियर मैनेजमेंट को रहने के लिए अच्छी स्पेसेस चाहिए थी। तो आपको आपकी जो उस ज़माने की जो क्वालिटी थी रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स की, वो उस लेवल की नहीं थी जिनके ऊपर ये सारे इस लेवल के जो जितने भी सीनियर लोग आए इन कंपनियों में काम करने के लिए, उनकी एस्पिरेशन से काफ़ी कम थी। तो आपने अपने आप को अपग्रेड किया उस लेवल की लाइफस्टाइल देने के लिए, उस लेवल के कॉन्डोमिनियम्स डेवलप करने के लिए, उस लेवल का फिर रिटेल डेवलप हुआ। करेक्ट। तो एक बहुत ही अलग लेवल का वो शहर क्रिएट हुआ। इसीलिए गुड़गांव दिल्ली एनसीआर में जब हम देखते हैं, तो वो सारी एस्पिरेशंस को मैच करने वाला सबसे प्रमुख शहर इस वजह से है क्योंकि वो पायनियर था। एक एयरपोर्ट के नज़दीक था,
कॉर्पोरेट सेक्टर पूरा अट्रैक्ट किया और उस लेवल की प्राइवेट ग्रुप हाउसिंग डेवलपमेंट की गई जिसके अंदर 4 दीवारी के अंदर ही आपको वो सारी चीज़ें दी गई, वेदर इट इज़ क्लब, जॉगिंग ट्रैक, स्पा स्टीम सोना, जिम्नेजियम, स्विमिंग पूल, जो उस ज़माने के अंदर एक बेसिक चीज़ें थी। अब तो खैर लाइफस्टाइल के अंदर कोई अंत ही नहीं रह गया किसी चीज़ का, बट वो सारी चीज़ें वो आपने डेवलप करी, वो पूरा इकोसिस्टम प्रदान किया। करेक्ट। तो वो एक विजन बहुत बड़ी थी। सर डीएलएफ की अगर मैं रेट्स की बात करूं, एक और चीज़ थी, उनका फोकस हमेशा सिर्फ अपनी सेल करके हट के आगे बढ़ने का नहीं था, हाँ डिलीवरी देने का, सब चीज़ों का, बट उस एरिया को कैसे हैबिटेबल बनाया जाए। तो उस एरिया के अंदर स्कूल भी होने चाहिए, मार्केट्स भी होने चाहिए, हॉस्पिटल्स भी होने चाहिए, अच्छी रोड्स होनी चाहिए, कनेक्टिविटी विद अदर पार्ट्स ऑफ सिटी अच्छी होनी चाहिए। तो ये जब आप एक विजन लेके चलते हैं, वो शहर ऑटोमेटिकली ग्रो करता है। राइट। और शहर के अंदर वो सारी ग्रुप हाउसिंग्स एज एन इकोसिस्टम बहुत ग्रो करती हैं और फिर आप अप्रिसिएशन भी देते हैं अपने इन्वेस्टर्स को। सर डीएलएफ के रेट्स की बात करूं, कितना फ़र्क आया है पहले सब में, या शुरुआत से ही डीएलएफ वाज वेरी हाई प्राइस्ड? नहीं, मार्केट काफ़ी इम्प्रूव हो गई है और मार्केट आज देखिए डीएलएफ को मार्केट से प्रीमियम तो मिलता ही रहा हमेशा। अगर आप पुराने ज़माने में भी देखें तो डीएलएफ, अंसल्स और यूनिटेक में से सबसे ज़्यादा प्रीमियम हमेशा डीएलएफ लेता था। राइट। आज के ज़माने में वो प्रीमियम और बढ़ गया क्योंकि वो लग्जरी की तरफ से जब से उन्होंने डेवलपमेंट शुरू करी है, स्पेशली गोल्फ कोर्स रोड वाली जितनी डेवलपमेंट्स हैं, तो उनका ब्रांड सिनोनिमस है लग्जरी के साथ। इनकी कैपेसिटी है वो सारा इकोसिस्टम क्रिएट करने की। तो वो बाय डिफ़ॉल्ट ही इन्वेस्टर को एक भरोसा है कि ये जहाँ जाएंगे वो एक इकोसिस्टम ऐसा क्रिएट करेंगे जहाँ पे एक बहुत ही नेक्स्ट लेवल की लाइफस्टाइल, नेक्स्ट लेवल का डेवलपमेंट होगा। तो वो उस वजह से प्रीमियम उनको मिलता है। करेक्ट। और जैसे मैंने आपको कहा हैबिटेशन, उनके ये फोकस रहता है हैबिटेशन क्रिएट करने के लिए, तो उस वजह से उनको मार्केट से प्रीमियम हमेशा ही मिलता है। सर दिमाग की बात करूं अगर, दुबई और इंडिया, दुबई में ऐसा क्या है, मतलब दुबई खुद एक ब्रांड बन गया आज के दौर में, इंडिया में ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा अभी? सबसे बड़ी बात आपको ये समझनी पड़ेगी कि इंडिया के अंदर बहुत ज़बरदस्त पोटेंशियल है और हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन हमारे कई हिस्टोरिकल रीजंस हैं कि हम अपनी कंट्री की जो प्रॉपर्टी सेल है वो किसी भी फॉरेन नेशनल के लिए नहीं खोलते, क्योंकि हमारे लिए ईस्ट इंडिया कंपनी और बहुत ऐसे हिस्टोरिकल रीजंस हैं जिस वजह से हम केवल इंडियन रेजिडेंट्स, इंडियन सिटीजन्स एंड एनआरआईज को ही केवल प्रॉपर्टी अलाउ करते हैं खरीदने के लिए। दुबई इज़ अ सेंटर ऑफ द वर्ल्ड। वहाँ पे चाहे आप रशियन हैं, ब्रिटिश हैं, अमेरिकन हैं, पाकिस्तानी हैं, चाइनीज़ हैं, इंडियन हैं, कोई भी जाके वहाँ पे खरीद सकता है, अनलिमिटेड खरीद सकता है। तो बहुत बड़ा बुनियादी फ़र्क ही है। अगर आज आप इंडिया को खोल दें इस तरीके से तो हमारा पोटेंशियल बहुत ऊपर है, बट वो कारण है कि हम नहीं खोलते। तो वो सबसे पहले तो हमें ये समझना ज़रूरी है। दूसरी बात ये है कि ग्लोबली जितनी भी इन्वेस्टमेंट है, जब ब्रेक्सिट हुआ बहुत इन्वेस्टमेंट ब्रिटेन से आया था दुबई के अंदर। मुझे अभी भी याद है, उस ज़माने में मैं डमैक के लिए काम करता था। इंग्लैंड वाज द हाईएस्ट इन्वेस्टर एज फार एज दुबई इज़ कंसर्न्ड। अच्छा। पाकिस्तान से बहुत इन्वेस्टमेंट आती है, इंडिया से बहुत आती है, चाइना से बहुत आती है। रशिया यूक्रेन वॉर के बाद रशिया और यूक्रेन का बहुत पैसा दुबई के अंदर पार्क हुआ रियल एस्टेट के अंदर। अच्छा। तो ये जब भी दुनिया के अंदर कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस होती है, दुबई इज़ अ वेरी सेफ इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन। बट सर व्हाई दुबई? Because it is a very open country. Like I said, anyone from any part of the world can invest. They have got very, very friendly policies which ensure that taxation बहुत कम है। तो ज़्यादातर वेस्टर्न इकोनॉमीज़ के अंदर बहुत हैवी टैक्सेशन होता है। अच्छा। राइट। हमारे यहाँ पे भी आपको पता होगा कैपिटल गेन्स टैक्स और बाकी चीज़ें हैं। तो दुबई जैसी कंट्रीज़ के अंदर लगभग 5-6 साल पहले तक तो ज़ीरो टैक्स था। आप जितना भी डालिए, जितना भी निकालिए, प्रॉफिट पूरा आपका, कोई टैक्स नहीं है, कुछ नहीं है। अब बहुत ही मार्जिनल सा उन्होंने टैक्स लगाना शुरू किया, जो कि बहुत कम है कंपेयर टू मोस्ट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। तो एज इट इज इन्वेस्टमेंट हो जाती है, एंड देन एवरी नेशनैलिटी इज अलाउड टू इन्वेस्ट। और वो तो अभी रेजिडेंट वीजाज देना शुरू हो चुके हैं अबव अ सर्टेन लिमिट। तो अगर आप इतना इन्वेस्ट कर देते हैं तो बाय डिफॉल्ट आपका एक रेजिडेंसी, यू गेट अ रेजिडेंसी, यू बिकम अ रेजिडेंट ऑफ दुबई। तो आप एक्स अमाउंट दीजिए एक प्रॉपर्टी के अंदर और बाय डिफॉल्ट आपको दुबई की रेजिडेंसी मिल जाती है।
You don't need to take a visa to come to Dubai every time. You're a resident. You're a deemed resident. सर एक चीज़ जो इंडियन रियल एस्टेट को दुबई से सीखनी चाहिए। दुबई ने बहुत इंटेलिजेंटली अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जो इंडिया अब कर रहा है, राइट। तो हमारे अंदर ऐसी कोई कमी नहीं है, हम बहुत कुछ कर रहे हैं, राइट। दुबई ने लेकिन अपना ऑयल मनी और बाकी चीज़ों को बहुत ज़बरदस्त तरीके से यूटिलाइज़ किया, क्योंकि दे यूटिलाइज्ड फॉर डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, दे यूटिलाइज फॉर डेवलपिंग टूरिज्म। अब आप ये देखिए, वो पूरा रेगिस्तान होता था, पर उन्होंने आज वो हर चीज़ दे दी जो कि एक टूरिस्ट को चाहिए, और हर साल नई चीज़ें देते जा रहे हैं। तो आप और मैं अगर फ़र्ज़ करें दुबई 3 बार घूम भी आए हैं, हम वो चौथी बार वहाँ क्यों जाएं, वो 4 और कारण दे देंगे। करेक्ट। वो बहुत ज़रूरी है। तो आपके जितने टूरिस्ट आएंगे, आपकी इकोनॉमी को बूस्ट लगेगा, आपकी रियल एस्टेट को बूस्ट लगेगा, क्योंकि रियल एस्टेट में हॉस्पिटैलिटी भी आती है, होटल इंडस्ट्री आती है, सर्विस अपार्टमेंट आते हैं, आपकी सारी डेवलपमेंट। तो उन्होंने ये बहुत जल्दी सीख लिया। तो टूरिज्म का बहुत बड़ा हब है रियल एस्टेट। एवरी पर्सन वांट्स टू ओन समथिंग और द अदर इन दुबई, क्योंकि इतने सेलिब्रिटीज़ ने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करी है, इतने बड़े बड़े कैपिटलिस्ट और इंडस्ट्रियलिस्ट ने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करी है। तो आप एक स्टेटस सिंबल के तौर पे भी कई लोग उसको ले लेते हैं। तीसरा हो जाता है एक बहुत ही लॉ एंड ऑर्डर सबसे बेस्ट पॉसिबल जो हो सकता है दुनिया का, वो वहाँ पे है। अच्छा। 0 क्राइम रेट है। तो एज अ लाइफ एंड एज एनीवन एस्पायरिंग, यानी कि अगर आप कुछ भी आकांक्षा रखते हैं एक अच्छी साफ सुथरी बढ़िया ज़िंदगी जीने का, जो कि क्राइम फ्री एरिया के अंदर है, तो दुबई से बड़ा उदाहरण नहीं है। तो बहुत लोग ये चाहते भी हैं कि वहाँ पे एक अच्छा बिजनेस या अच्छी एक करियर अपॉर्चुनिटी करके वहाँ पे रहें भी। तो उस वजह से भी एक बहुत बड़ी ग्रोथ होती है वहाँ पे। तो बहुत सारे यूरोपियंस, अमेरिकन्स, ऑस्ट्रेलियन, दुनिया जहान की जितने देश हैं, वहाँ से भी लोग वहाँ पे काम करने के लिए इस वजह से आते हैं। करेक्ट। तो ये सारा इकोसिस्टम इन्होंने डेवलप किया, बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत हाई पेइंग जॉब्स, इन्वेस्टमेंट हब ऑफ द वर्ल्ड, रियल एस्टेट उन्होंने बड़ा स्ट्रॉन्ग रखा, टूरिज्म का एक सेंटर बना दिया। तो ये सारी इतनी ज़बरदस्त लेवल की ग्रोथ करी। पर ये समझना बड़ा ज़रूरी है कि वो बहुत ही छोटा सा मुल्क है। इंडिया एक बहुत बड़ा देश है और बहुत कॉम्प्लेक्स देश है, फिर भी हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आगे काम करने के भी बहुत सारे स्कोप हैं, बट वी आर ऑन द राइट ट्रैक। राइट। सर, ब्रांडिंग के पर्पज से अगर पूछूं तो हमें रियल एस्टेट में दुबई से क्या सीखना चाहिए? द मैक इज हेयर, द न्यूब इज हेयर। इंडियन भी डेवलपर्स आप जान के हैरान हो जाएंगे कि कितना बाहर जाके एनआरआईज को अट्रैक्ट करते हैं। अच्छा। बिल्कुल। तो आप सिंगापुर देख लीजिए, आप हांगकांग देख लीजिए, आप यूके देख लीजिए, आप यूएस देख लीजिए, इंडिया के लीडिंग डेवलपर्स वहाँ पे जाके प्रॉपर्टी शोज करते हैं। अच्छा। और बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट्स एनआरआईज की तरफ से आ रही हैं। बट दुबई का ये एडवांटेज ये है कि वहाँ पे आप ऑल ओवर द वर्ल्ड के सिटीजन्स को ला सकते हैं। तो आज एक ब्रिटिश जो अंग्रेज आदमी है या जर्मनी का पैदा हुआ एक जर्मन आदमी है, वो इंडिया में इन्वेस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि आप अलाउ नहीं करते उसको। केवल यहाँ के इंडियंस या एनआरआईज। तो आप केवल अपनी उसी मार्केट तक ही सीमित रह जाते हैं। राइट। जबकि दुबई में ऐसा नहीं है। सर, आपने इन्वेस्टमेंट किया है दुबई में? नहीं, मैंने नहीं किया। करने की सोची है कुछ? डेफिनेटली कई बार सोची थी, बट मेरे को यही लगा कि इंडिया के रिटर्न्स बेटर हैं। अच्छा। और इंडिया मच फास्टर ग्रोइंग है। आने वाले टाइम में इंडिया का पोटेंशियल भी बहुत ज़्यादा है। तो मेरी सारी इन्वेस्टमेंट्स इंडिया में ही हैं। सर, बीइंग सेल्स पर्सन, मार्केटिंग वालों के साथ अपना तालमेल बिठा के रखना कितना ज़रूरी है? मार्केटिंग के साथ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मार्केटिंग राइट टाइप की होनी चाहिए। आजकल डिजिटल मार्केटिंग है, तो आप डिजिटल मार्केटिंग है, प्रिंट मीडिया अभी भी है, फिर आपका रेडियो एक्टिविटीज़ हैं, आउटडोर होर्डिंग्स बहुत प्रोमिनेंट हैं। तो आपको एक कंज्यूमर को हर तरफ से, ना सिर्फ वो जब अपना फ़ोन पे सर्च करे, तो सोशल मीडिया पे आप प्रोमिनेंटली आ रहे हैं। राइट। फिर चैनल पार्टनर भेज रहे हैं मैसेजेस आपके बारे में। फिर तीसरा, आप अगर गाड़ी में चल रहे हैं तो वही आपने सुबह आपने वो डिटेल देखी प्रोजेक्ट की, और घर से बाहर निकले थोड़ी देर दूर के ऊपर आपको होर्डिंग दिख गई, रेडियो के ऊपर पब्लिसिटी सुनाई देगी। तो वो क्या होता है, वो रीइंफोर्स होती हैं चीज़ें। तो कहता है यार मैं एक मिनट देखूं तो सही ये क्या चीज़ है। और लेकिन सिर्फ ये चीज़ें ज़रूरी नहीं है। जैसे मैंने आपको कहा, राइट, ब्रांडिंग एक मिसकंसेप्शन है कि केवल इन चीज़ों से बनता है। असली ब्रांडिंग वो होती है जो आपका काम आपने जो किया।
और डिलीवरी दी और चीज़ें बनाई और अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को कैसे सेटिस्फाइड रखा, उससे बड़ी ब्रांडिंग कुछ नहीं है। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं उसको कैरी फॉरवर्ड करने के लिए। सर जैसा कि आपने बोला कि अगर ब्रांडिंग इंसान कर भी रहा है, कोई कंपनी कर भी रही है, तो डिजिटल मीडियम तो बहुत आ गए हैं आज के टाइम में, हम लोग इंस्टाग्राम पे देख लेते हैं, लेकिन न्यूज़पेपर आज भी जिंदा है इस मार्केट में, बहुत ज़रूरी है। ऐसा क्यों? वो इसलिए है क्योंकि एक बहुत बड़ी जनरेशन है जो कि न्यूज़पेपर आज भी सुबह पढ़ती है। दूसरा, न्यूज़पेपर एक बहुत बड़ी विजिबिलिटी है। हम सभी लोगों के घरों में एक अखबार तो ज़रूर आज भी आता है और वो प्रोमिनेंटली पड़ा रहता है, तो सबकी नज़र भी पड़ती है उसके। ऑफिसेज में भी होता है, एयरपोर्ट्स पे भी होता है, रेलवे स्टेशंस पे भी होता है। तो ये न्यूज़पेपर भी डिजिटल जा चुका है, ई पेपर, राइट। सो वो आपको एक प्रोमिनेंस देनी बड़ी ज़रूरी है उसके अंदर, ताकि एटलीस्ट वो एक बेसिक मैसेज आपका मार्केट में आपके प्रोडक्ट का इस मीडियम के थ्रू भी जाए। करेक्ट। सर एक ब्रांड कंसिस्टेंसी बनाए रखने के लिए क्या एक चीज़ बहुत ज़रूरी है? ब्रांड कंसिस्टेंसी आपकी बन सकती है प्रोवाइडेड यू हैव कंटिन्यूसली डन इम्प्रूवमेंट्स इन वट एवर यू आर डूइंग। सो अगर आपने अपना एक प्रोडक्ट डिलीवर किया, आपने अगला प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स करे, आपने कैसे उस चीज़ को कन्वे किया, तो ये भी बड़ा ज़रूरी है। तो आपके कस्टमर्स के पास रेगुलर अपडेट्स होने चाहिए, आपके काम के मार्केट के पास आपके रेगुलर अपडेट्स होने चाहिए कि आप क्या क्या काम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल कौन सी कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, अच्छा, फॉर एग्जांपल नया क्या चीज़ें ऐसी कर रहे हैं लेटर से अपने क्लब हाउस के अंदर जो कि बाकी डेवलपर से अलग है या आपके पुराने प्रोजेक्ट से अलग है। तो क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आप कर रहे हैं जो कि कंटिन्यूसली आपके ब्रांड को एनहेंस कर रही हैं, ये बड़ा ज़रूरी है। और तीसरी बात, ऑफ कोर्स मीडिया के अंदर हाउ आर यू पोर्ट्रेइंग इट एज वेल। राइट। सो ATS जब आपने ज्वाइन किया, नेशनल सेल्स हेड आप रहे वहाँ पे, आपने वहाँ पे फरीदाबाद, गुड़गांव, दिल्ली, नोएडा, कितना फ़र्क सारी मार्केट्स में देखते हैं? सो ATS के अंदर फरीदाबाद नहीं था। अच्छा। ATS के अंदर नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेसवे, गाज़ियाबाद, देहरादून, चंडीगढ़ और गुड़गांव, ये था। अच्छा, ठीक है। तो हाँ, ATS के अंदर ATS बहुत ही बड़ा बिल्डर है, राइट, और बहुत ही वास्ट स्केल का काम था। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स एक ही साथ थे, और उसके अंदर टाउनशिप भी थी। देहरादून के अंदर सबसे सुंदर टाउनशिप सहस्त्रधारा रोड के ऊपर हेवनली फुटेल्स, अच्छा, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल टाउनशिप्स। बहुत अच्छी अप्रिसिएशन भी हो चुकी है आज की डेट में वहाँ पे। जिस तरीके से डिलीवर करी, मतलब वो किसी भी यूरोपियन डेवलपमेंट को भी पीछे छोड़ सकती थी। अच्छा, बहुत ही सुंदर तरीके से, और जिस क्वालिटी की कंस्ट्रक्शन उन्होंने की नोएडा के प्रोजेक्ट्स में, गुड़गांव के प्रोजेक्ट्स में, इवन मोहाली वाला जो प्रोजेक्ट था कासा इस्पाना, बहुत ही सुंदर और वन ऑफ द बेस्ट। तो बहुत ही फोकस्ड कंस्ट्रक्शन कंपनी, और बहुत अच्छे प्रोसेसेस, बहुत अच्छे सिस्टम्स, एक बहुत ही एग्जिस्टिंग लॉयल कस्टमर बेस। अच्छा, और नोएडा की तो बेस्ट कंपनी, राइट, क्योंकि इतने सालों से अगर किसी को भी एक अच्छा गुड क्वालिटी का अच्छे लेआउट्स वाला मकान नोएडा में चाहिए था, तो ATS के पास हर पार्ट ऑफ नोएडा के अंदर कुछ ना कुछ हमेशा था। सो इनकी मार्केट कैसे अलग है? जैसे नोएडा में, गुड़गांव में, आप देहरादून में, क्या रियल एस्टेट मार्केट अलग है हर जगह की? बहुत फ़र्क है, बहुत फ़र्क है, और बहुत अलग टारगेट सेगमेंट भी हैं। नोएडा के कस्टमर्स पहले यही था कि थोड़े से जो लोअर एंड के कस्टमर थे वो नोएडा में इन्वेस्ट किया करते थे। अच्छा, अब काफ़ी चेंज आ गया है, क्योंकि नोएडा बिकॉज ऑफ जिस लेवल का इंफ्रा यहाँ डेवलप हुआ, जिस क्वालिटी की डेवलपमेंट्स यहाँ पे ग्रुप हाउसिंग्स में भी हुई, जेवर एयरपोर्ट के आने के बाद भी, और जितने एक्सप्रेसवेज ये बने, अब वो काफ़ी चेंजेस आ गई हैं, क्योंकि बहुत सारे कॉर्पोरेट्स अब नोएडा में आ चुके हैं। पहले कॉर्पोरेट्स प्राइमरीली गुड़गांव में थे, राइट, नोएडा में थे बट कम थे। अब नोएडा के अंदर क्वांटिटी बहुत बढ़ गई है, और बहुत ही अच्छी MNCs अब यहाँ आ गई हैं। तो जैसे ये चेंजेस होते हैं, फिर इंडस्ट्रियल एरिया यहाँ था लेकिन यहाँ और ग्रो हो गया। तो जिस लेवल के यहाँ पे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, राइट, वेदर इट्स हौजरी कॉम्प्लेक्स, वेदर द अदर ओल्डर एरियाज ऑफ नोएडा इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्री, ग्रेटर नोएडा, तो वो भी बहुत अच्छा बूम आया इंडस्ट्री के अंदर भी, और बहुत अच्छे और ब्रांड्स भी आए नोएडा के अंदर इन टर्म्स ऑफ
साउथ से डेवलपर आए और सारे नेशनल प्लेयर्स कई सारे आए, तो नोएडा की रियल एस्टेट मार्केट एक बहुत ऑटोमेटिकली काफ़ी पीक कर गई बिकॉज ऑफ दैट। तो उस लेवल के ग्लोबल लेवल के प्रोजेक्ट्स यहाँ पे आने शुरू हुए, मार्केट ओवरऑल बहुत ग्रो करी। फिर जेवर का एक बहुत बड़ा एडवांटेज यहाँ पे ऑलरेडी मिला है और मिलने जा भी रहा है, तो कई ऐसे फ़र्क हैं। सर जेवर को लेके आप क्या बोलेंगे? बहुत लोगों को अभी भी नहीं पता, और जिनको पता है तो वहाँ कुछ ना कुछ मिसकंसेप्शन भी है लोगों के दिमाग में जेवर की ज़मीन को लेकर। कुछ जेवर के बारे में क्या बोलेंगे आप? तो जेवर तो एक बहुत बड़ा नर्व सेंटर बनने जा रहा है, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो आने वाले टाइम में नोएडा की इकोनॉमी और ओवरऑल नॉर्थ इंडिया की इकोनॉमी के अंदर भी बहुत बड़ा इसका रोल रहेगा। और ये बहुत अच्छा कनेक्ट हो रहा है फरीदाबाद के साथ भी। इनफैक्ट फरीदाबाद को बहुत बड़ा एडवांटेज मिलने वाला है। फरीदाबाद, जेवर टू फरीदाबाद इज शॉर्टर टाइम देन जेवर टू नोएडा। तो ये भी लिंक अभी कंप्लीट होने वाला है। इनफैक्ट फरीदाबाद को बहुत बड़े एडवांटेजेस मिल रहे हैं। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के खुलने से ऑलरेडी फरीदाबाद में बूम आया। अभी ये जेवर टू फरीदाबाद का जैसे ही लिंक एक्सप्रेसवे कंप्लीट हो गया, वो एक और कनेक्टिविटी हो गई, तो एक्चुअली फरीदाबाद इज बिकम सेंटर। गुड़गांव और नोएडा के बीच में, गुड़गांव एक तरफ आ गया, एक तरफ दिल्ली आ गया, एक तरफ नोएडा आ गया, इज राइट इन द मिडल। तो इसका जो है कनेक्टिविटी एक्सप्रेस वेज के साथ, एयरपोर्ट्स के साथ बहुत ज़बरदस्त हो गया। नोएडा को भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग बूम मिल रहा है इसकी वजह से। तो ओवरऑल अगर आप देखो तो कार्गो प्लस पैसेंजर दोनों का ये बहुत बड़ा एक एयरपोर्ट बन रहा है, राइट, विच विल कंट्रीब्यूट इन बिग वे टू जॉब क्रिएशन, ओवरऑल ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी ऑफ दिस एरिया। तो बहुत बड़ा बूस्ट लगेगा। सर बीपीटीपी की बात करूं, क्या स्ट्रैटेजी है बीपीटीपी की और क्या विजन है? बीपीटीपी एक प्राइम एग्जाम्पल है कि कैसे काबुल चावला जी जो हमारे चेयरमैन, अमान चावला जी हमारे डायरेक्टर, अंजलि चावला मैडम, इनकी विजन की वजह से एक कंपनी जो कि एक गिरावट की दौर से गुजर रही थी, उसने कैसे इतना स्ट्रॉन्ग रिबाउंड करके एनसीआर के टॉप 2-3 डेवलपर्स में अपना नाम बना दिया। केवल अपना फोकस क्लियर रख के, सारी अपनी डिलीवरीज टाइम पे देके, अच्छी देके, क्वालिटी अच्छी देके, और जिस लेवल का लाइफस्टाइल लोग एक्सपेक्ट भी कर रहे थे उसको एक्सीड करके, आप क्लब्स ले लीजिए, आप इंफ्रास्ट्रक्चर ले लीजिए टाउनशिप्स के अंदर, आप जिस लेवल की वहाँ पे गार्डन्स बनाए, जिस लेवल के क्लब्स बनाए, जिस लेवल की रोड्स बनाई, जिस लेवल का इलेक्ट्रिसिटी वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर लाए, जिस लेवल की क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन करी, चाहे वो इंडिपेंडेंट फ्लोर थे, चाहे वो ग्रुप हाउसिंग्स थी, चाहे वो कमर्शियल था, अनपैरेलल्ड है। तो ये सबसे बड़ी कमबैक सक्सेस स्टोरी मैं मानता हूँ पूरे एनसीआर की। और आज यही कारण है कि पिछले 3 वर्षों से हमारी सेल्स बहुत स्ट्रॉन्ग रही हैं, चाहे वो प्लॉट्स हों, चाहे वो ग्रुप हाउसिंग हो, चाहे वो कमर्शियल हो, तो बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस रही। और आज हमारे नए प्रोजेक्ट्स के अंदर भी बहुत हैवी रिस्पांस इसी वजह से है, क्योंकि ओवरऑल मार्केट को और कंज्यूमर्स को एक बहुत बड़ा विश्वास है कि इन्होंने इतना स्ट्रॉन्ग कमबैक किया, सारा कुछ डिलीवर किया, सारी चीज़ों को टेक केयर किया, और जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी उससे बियॉन्ड जाके किया। हमारे एक प्रोजेक्ट 37D के अंदर जनरेशंस और स्पेशियो सेरीन, वहाँ पे हमारी कमिटमेंट नहीं थी इस लेवल का ग्रैंड क्लब हाउस बनाने की। अच्छा। बियॉन्ड जाके बनाया, हमारे पास कमिटमेंट नहीं थी, वो प्रोजेक्ट हमने कई साल पहले डिलीवर कर दिया। अपनी जेब से 4 से 5 करोड़ रुपए लगा के वो पूरे प्रोजेक्ट का एक फेसलिफ्ट और रिपेयर दोबारा किया, जबकि मैंडेटरी नहीं था हमारे एंड पे। अच्छा। तो ये बड़े कम ऐसे लोग हैं जो कि ये विजन, ताकि एक गुडविल और एक ब्रांड, जैसे आप ब्रांड की 2-3 बार बात करी, इन चीज़ों से वो ब्रांड बनते हैं। करेक्ट। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो ये फोकस रखा, और आज पूरे का पूरी जो कंपनी है वो इतनी स्ट्रॉन्ग तरीके से टर्न अराउंड और बाउंस बैक हुई है। सर कंज्यूमर का फीडबैक लेना और उस पर काम करना कितना ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक तो आपको बहुत ज़रूरी है कि आप अपने कस्टमर्स का टेक केयर करें। हाँ, अनजस्टिफाइड डिमांड्स भी कई बार कस्टमर करते हैं, जो कि कस्टमर को भी सोचना चाहिए कि वो क्या डिमांड कर रहे हैं। राइट। बट वट एवर जस्टिफाइड एंड करेक्ट डिमांड्स आर देयर, यू हैव टू टेक केयर, और कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी चाहिए। दूसरा, कस्टमर्स की जो चेंजिंग नीड्स हैं, क्योंकि हर जनरेशन के साथ नीड्स चेंज होती हैं, तो आपको उसके साथ अडेप्ट करना है, उसको सीखना है। अब जैसे ईवी पॉइंट्स हम दे रहे हैं, इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग पॉइंट्स, वो दिए जा रहे हैं हमारे सारे प्रोजेक्ट्स में।
अच्छा। क्योंकि अब ज़माना इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का आ रहा है। Right. तो अगर आप अडेप्ट करके नहीं चलेंगे आप पीछे रह जाएंगे। करेक्ट। क्लब हाउसेज आजकल लोगों को बहुत ही एक्सेलेंट चाहिए। तो वो अपने अपार्टमेंट्स भी अच्छा चाहते हैं और वो चाहते हैं कि हमारा जो हमारा एक लाइफस्टाइल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इंटरनेशनल हो, जिसमें आपके पास सारी चीज़ें हो, वेदर इट्स अ हाई एंड फाइन डाइनिंग, स्क्वाश कोर्ट्स, पैडल कोर्ट्स, पिकल बॉल कोर्ट्स, स्विमिंग पूल्स, स्पा, स्टीम सौना, जिम्नेजियम हाई एंड, तो ये मूवी थिएटर्स, तो सभी कुछ आपको उस लेवल का देना है। राइट। और देना नहीं है, उसकी एक्सपेक्टेशन सरपास करनी है। क्योंकि आप उनको डिलाइट करेंगे, वही आपके सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर्स हैं। करेक्ट। उन्होंने ही अपने दोस्त, अपने रिश्तेदार आपके पास लाने हैं, उन्होंने ही अपना फ्रेंड सर्कल आपके पास लाना है, उन्होंने ही आपके पास रिपीट इन्वेस्टमेंट करनी है। आज वो 2 बेडरूम ले रहा है, कल उसकी पॉकेट अलाउ करेगी, वो 4 पे भी आएगा, वो विला पे भी आएगा, वो प्लॉट पे भी आएगा, उसी नहीं बाद में आपसे दुकान भी लेनी। करेक्ट। तो आपको ये बहुत ज़रूरी है ये सब चीज़ें समझनी। सर एक चीज़ जैसे आपने बोली, आपने ATS के साथ काम किया है, आपने DLF के साथ काम किया है, चैलेंजेस इस पूरे दौर में आपके जो पूरे करियर का स्पैन रहा है 26 साल जितना भी, एक कोई ऐसा चैलेंज जो आप एड्रेस करना चाहेंगे आज? देखिए कई बार क्या होता है, चैलेंजेस डेवलपर्स के भी दायरे के बाहर होते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर का चैलेंज बहुत बड़ा रहा, और कई बार रोड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर आप चाहे अच्छा काम कर भी दें, पर अगर गवर्नमेंट का सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर टाइम पे ना आए तो वो बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। और ये काफ़ी चैलेंज रहा था खैर पास्ट के अंदर, जिसकी वजह से काफ़ी अफसोस भी होता था। लेकिन अब अच्छी बात ये है कि गवर्नमेंट हैज़ टेकन प्रोएक्टिव स्टेप्स, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा रैंप अप हो रहा है, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर आज आ रहा है राइट, वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का आ रहा है, जिसकी वजह से आपका एक रियल एस्टेट सेक्टर को एक बहुत बड़ा सपोर्ट मिला है। और जो कि पहले हमें बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर ही टाइम पे नहीं मिल पाता था, वो चीज़ें अब बहुत चेंज हो चुकी हैं। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि आज इस पूरी चीज़ को पॉजिटिव कर गया। करेक्ट। सर एट लास्ट में ये पूछना चाहूँगी, एक एडवाइस आप जो देना चाहें जो लोग रियल एस्टेट सेक्टर में आना चाहते हैं या जो बैंकिंग में है और वो अगर स्विच करना चाहते हैं, एक चीज़ उन्हें क्या ध्यान में रखनी चाहिए? देखिए पहले तो मैं एक बताना चाहता हूँ कि जो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ये भी बहुत ज़रूरी है कि आप ये देखें कि डेवलपर का बैकग्राउंड क्या है, डेवलपर के पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, क्या उसका फोकस रहा है, क्या उन्होंने प्रोडक्ट सही टाइम पे डिलीवर किया, क्वालिटी के हिसाब से डिलीवर किया, गुडविल कैसी है डेवलपर की, और फिर फाइनली डॉक्यूमेंटेशन। तो ये बहुत ज़रूरी पॉइंट होते हैं। कमिंग टू द फैक्ट कि हाँ रियल एस्टेट एज अ करियर बहुत अच्छा सेक्टर है, बहुत अच्छे लोग इस सेक्टर में हैं, आ भी रहे हैं, पहले भी थे। बहुत प्रॉमिसिंग सेक्टर है और बहुत अच्छी रिवॉर्ड्स भी देता है ये सेक्टर ये, लेकिन पूरी डेडिकेशन आपसे मांगता है। आपको स्पेशली सेल्स के अंदर सैटरडे संडे ना देखते हुए काम करना होता है। तो आप अपना पूरी 100% अगर एनर्जी दे सकते हैं, डेडिकेशन दे सकते हैं, तो रिवॉर्ड्स आपकी उम्मीद से भी ज़्यादा है। बट येस यू हैव टू बी पैशनेट अबाउट इट एंड बी फुली कमिटेड। बैंकिंग में भी आप बहुत मेहनत करते हैं, तो डेफिनेटली हम लोग, मुझे अभी भी याद है ऑडिट्स जब होते थे हमारे, तो रात के 3-3 बजे तक हम लगे रहते थे। और 8 to 8 बैंकिंग जिन लोगों ने ICICI बैंक में देखी है, वो वैसे भी मेरी बात से इत्तेफाक रखेंगे कि मेहनत और टाइम डिवोट करना तो हमने हमेशा ही किया है और बैंकर हमेशा करता भी है। तो लेकिन यहाँ पे क्या है कि यू हैव टू कीप ऑन अडेप्टिंग, कीप ऑन थिंकिंग अबाउट न्यू स्ट्रेटजीज एंड कीप डिवोटिंग योर टाइम फुल्ली एंड स्ट्रांगली एंड बी पैशनेट अबाउट व्हाट यू डू। राइट। सर एक चीज़ मुझे याद है बैंकिंग से, बैंकिंग अब वैसा नहीं रहा जो पहले था, अब बहुत टारगेट बेस्ड हो गया है। उसका जो पूरा सर्कल है बहुत चेंज हो गया। पीपल आर ट्राइंग टू स्विच, दे वांट टू स्विच, दे वांट टू लीव। ये क्यों? मैं इतना अब टच में नहीं रहा बैंकिंग के जितना आज से 20 साल पहले या 18 साल या 19 साल पहले था। Right. हाँ, बट ये ज़रूर मैं देखता हूँ कि बहुत अच्छे लोग आज भी बैंकिंग में हैं। और लेकिन बैंकिंग अब क्या है कि टेक्नोलॉजी बेस्ड बहुत हो गया है।
ब्रांचेस में हमारे जब मैं होता था तो बहुत भीड़ लगा करती थी, बहुत चीज़ें होती थी, ब्रांच मैनेजमेंट ही अपने आप में एक टास्क होता था। अब उस लेवल की चीज़ नहीं रही, क्योंकि न्यू जनरेशन जो है वो बहुत टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड हो गई है। कई तो उनमें से आज तक अपनी ब्रांच गए भी नहीं होंगे। तो वो बहुत बड़ा चेंज आ गया है, विच इज़ गुड, क्योंकि बहुत अच्छी बात यह है कि टेक्नोलॉजी का हम सही उपयोग कर रहे हैं। टैलेंट हमेशा हमारे यहाँ रहा है, चाहे बैंकिंग हो, रियल एस्टेट हो, उसकी तो कोई कमी है ही नहीं। और हम तो वेलकम करेंगे कि बैंकिंग का अच्छा टैलेंट रियल एस्टेट में आए और आए। इट इज़ अ ग्रेट इंडस्ट्री, वेरी रिवॉर्डिंग फाइनेंशियली एज वेल एज अदरवाइज। तो ज़रूर आए, एंड आई एम श्योर इट विल बी मच मोर रिवॉर्डिंग दैट व्हाट पीपल कैन इवन इमेजिन। Thank you so much, sir, for talking to us. Thank you. Thank you so much.